तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। इन दिनों हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वह ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक यानी जो ऊर्जा हानि के लिए जो सूत्र बता देते हैं, लाना क्या है, डेल्टा यू बराबर लाना है 1/2। यहाँ पे क्या प्राप्त करेंगे, C1 C2 और अब यहाँ लिखेंगे इसका बटा C1 प्लस C2 और ऊपर क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ऊर्जा हानि के लिए हम लोगों को यही सूत्र लाना है और अगर आप ध्यान से वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे तो आपको बेहद ही आसानी से ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि यह सूत्र कहाँ से आता है। तो हम लोग इसी पे बातचीत करते हैं कि कहाँ से ये आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी ऊर्जा लेंगे, चालकों की प्रारंभिक ऊर्जा, फिर चालकों की अंतिम ऊर्जा। तो चालकों की यहाँ लिखेंगे कि चालकों की प्रारंभिक ऊर्जा यानी चालकों की क्या लेंगे हम लोग, प्रारंभिक ऊर्जा। तो जब चालकों की प्रारंभिक ऊर्जा लेंगे तो क्या लिखेंगे कि डेल्टा U1 बराबर लिखेंगे 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे डेल्टा U2 बराबर 1/2 फिर क्या C2 और V2 का स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारे पास चालकों की क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। अब हम लोग क्या करेंगे, चालकों की अंतिम का मतलब कि एक होता है जोड़ने से पहले और एक होता है जोड़ने के बाद। तो इसी के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। कंडीशन क्या है, चालकों को जोड़ने के बाद, अच्छा यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यहाँ 2 हो जाएगा। अब चालकों की मतलब ऊर्जा को जोड़ने के बाद ना, चालकों की ऊर्जा को जोड़ने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, चालकों की ऊर्जा को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे बच्चों तो जिस प्रकार यहाँ पे डेल्टा U1 है ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा U1 डैश हो जाएगा। डेल्टा U1 डैश बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 C1 लिखेंगे और V की जगह पर जहां V1 था वहां सिर्फ आप क्या लिखेंगे, V लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर आपको क्या लिखना होगा, फिर लिखना होगा डेल्टा U2 बराबर यानी जोड़ने के बाद, तो डेल्टा U2 बराबर आप क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे 1/2 C2 और यहाँ पे क्या कर देंगे V का स्क्वायर कर देंगे। अब बच्चों एक बात क्या होती है कि हम लोग जानते हैं कि जो आवेशों की कुल मात्रा होती है, अगर यानी कि आपसे कोई V बराबर पूछे कुल विभवांतर बराबर, तो आप क्या लिखेंगे, कुल आवेश बटा कुल संधारित्र यानी आवेशों की कुल मात्रा बटा उसकी क्या कुल संधारित्र। तो अगर हम यहां से बात करें तो लिखेंगे क्या, V बराबर यानी कि कुल विभव बराबर, चाहे आप V बराबर लिखें, V बराबर लिखेंगे क्या V बराबर Q1 प्लस Q2 बटा C1 प्लस C2 और Q बराबर आप क्या जानते हैं, Q बराबर क्या होता है, CV होता है। यानी कि Q जहां Q का मान आता है, Q की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं। चूंकि यहां लिख देते हैं क्योंकि Q बराबर क्या होता है C इंटू V से, तो जहां पर Q1 है वहां पर क्या हो जाएगा C1 V1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 V2। तो यही चीज मिलेगा क्या, V बराबर मिलेगा C1 V1 प्लस C2 V2 और बटे का क्या यहां से हो जाएगा, यहां हो जाएगा C1 प्लस C2। यह किसका मान है बच्चों, ये V का मान है। इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि कुल ऊर्जा हाथ से बराबर लिखेंगे कि कुल ऊर्जा का जो मान है वह क्या होता है और उसके मान को प्राप्त करने के पश्चात हम लोग उसके मान को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी अब इसके बाद इस समीकरण यानी जो डेल्टा यहाँ पे लिखा है जो V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, इस मान को रखेंगे। लेकिन कब, जब इन दोनों ऊर्जाओं को हम लोग जोड़ लेंगे तब, यानी चालकों की प्रारंभिक ऊर्जा और चालकों के जोड़ने के पश्चात की ऊर्जा, जोड़ने की बाद की कुल ऊर्जा, यानी इसके मान को जब हम लोग जोड़ लेंगे तब हम V का मान वहां से रखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। अब हम लोग यहां लिखेंगे क्या कि ऊर्जा हाथ से बराबर, यानी हमारे पास एक टॉपिक है ऊर्जा हाथ से बराबर। हाथ से मीन्स कमी होता है, ऊर्जा हाथ से बराबर अगर हम लोग यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चालकों को जोड़ने से पहले की ऊर्जा यानी प्रारंभिक ऊर्जा, चालकों के जोड़ने से पहले की ऊर्जा और माइनस चालकों के जोड़ने के बाद की ऊर्जा, माइनस चालकों के जोड़ने के बाद की ऊर्जा।
जोड़ने के बाद की ऊर्जा, यही लिखेंगे। अब यहां से जब हम कुल ऊर्जा हाथ से बराबर यहां से इसका मान निकालेंगे तो कुल ऊर्जा हाथ यानी डेल्टा, यानी कि याद रखिएगा डेल्टा यू बराबर कुल ऊर्जा हाथ से क्या होगी, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू बराबर जब आप लिखेंगे तो चालकों के जोड़ने से पहले की ऊर्जा, तो चालकों के जोड़ने से पहले की क्या ऊर्जा थी, तो हमने लिखा था क्या, लिखेंगे कि U1 प्लस U2, ये चालकों के जोड़ने के पहले की ऊर्जा थी। फिर माइनस, यहां माइनस लगाएंगे और जोड़ने के बाद की ऊर्जा क्या थी, U1 डैश प्लस कोष्टक में लिख दीजिएगा प्लस U2 डैश। अब हम लोग इन्हीं का मान रखेंगे, तो इनका मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, वही मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो इसका मान क्या होता है कि डेल्टा यू बराबर यहाँ पे लिखेंगे, अभी लिखे थे 1/2 क्या C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ये क्या था, जोड़ने से पहले की ऊर्जा। इससे पहले हमने इसको जब स्क्रीनशॉट आप लोग लिए थे स्क्रीनशॉट, तो इसका मान हमने निकाल दिया था। फिर यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस लगाए और कोष्टक लगा दीजिएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा U1 का मान फिर U2 का मान। तो डेल्टा U1 का मान क्या था 1/2 C1 V का स्क्वायर, फिर क्या था यहाँ पे अगला था प्लस 1/2 C2, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 V का स्क्वायर। ये मान हो गया। अभी क्या करें दोस्तों कि इस वाले मान को जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ 1/2 V है यहाँ पर और यहाँ भी क्या है V है। तो इससे इस V को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग आपको दिखा देते हैं, हम यहाँ पे क्या कि हम यहाँ से V को क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, यानी कि इस V को हम इस कोष्टक से बाहर कर देंगे। ऐसे बड़ा वाला कोष्टक आप लगा लीजिएगा ताकि आप समझ पाएं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, देखिए कॉमन एक चीज और है, लेकिन हम पहले इसको कर देते हैं तब आपको बताते हैं और क्या कॉमन। देखिए 1/2 भी हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, लेकिन एक स्थिति पहले आप इसको आसानी से समझ लें तब हम इसको कॉमन करें, ताकि आपको ये आसानी से बात समझ में आ जाए। तो लिखेंगे हम लोग बड़े कोष्टक में ऐसे लिखेंगे 1/2 ऐसे लिख दीजिएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। अभी हमने कहा ऐसे आप जैसे ये पढ़ा है इसको रहने दीजिएगा, V इधर कॉमन कर लेते हैं। तो जब हम V निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसे कोष्टक में लिखेंगे कि 1/2 और यहाँ से C1 और फिर क्या बचेगा प्लस 1/2 C2 और यहाँ पे V स्क्वायर हमने कर लिया कॉमन, और अब इस कोष्टक को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक, अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा और समझें आप, जब यहाँ आप इसको कॉमन कर लिए, V को बाहर निकाल लिए थे, यहाँ आप ध्यान दें 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी चारों पदों में 1/2 है। तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 को भी क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो लिखेंगे कि डेल्टा U बराबर 1/2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे ऐसे, ये बचा है क्या हमारे पास C1 V1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा C2 V2 का स्क्वायर ना, फिर यहाँ माइनस, भाई हम क्या निकाल लिया 1/2 यहाँ से निकल गया, तो कोष्टक में क्या बचा है C1 प्लस C2 यहाँ बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, फिर यहाँ बचा V स्क्वायर। ठीक, इसको हम ऐसे कर देंगे और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 2 हो गया। अभी हमने आपको बताया था समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 आपने जब लिखा था तो आपको मालूम होगा समीकरण 1 की जगह जो वैल्यू आप रखे थे वो लिखे थे V बराबर, याद करें आप समीकरण 1 का जो मान आपने निकाला था वो क्या निकाला था। अगर यहाँ से V का मान हम पूछे तो इससे पहले आपने लिखा था जो V का मान था वो क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 ना, और पूरे का बटा क्या था C1 C2, यही था ना C1 प्लस C2। तो यही वाला मान हम यहाँ रखेंगे। ठीक, तो इतना आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं। तो अब देखें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 ये है और समीकरण 1 हमने इससे पहले दिखा दिया था आपको समझाने के लिए, हमने दोबारा लिख दिया समीकरण 1 ये है। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 का मान इस V का मान यहाँ पे रखेंगे ना। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर। अच्छा बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, थोड़ा आप गंभीरता से समझिएगा, जब समझते चलेंगे एक एक बातें क्लियर होते चली जाएंगी। फार्मूला स्वयं बोलने लगता है जब डेरिवेट आप करते हैं, कहाँ गलत होगा या फार्मूला स्वयं, क्योंकि आप आगे कर ही नहीं पाएंगे। जैसे ही एक स्टेप चलेंगे आगे, अगर आप कहीं गलत करेंगे तो उससे आगे आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ देखें ये U है, तो अब आप इसी में रखेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा U बराबर, यही समीकरण 2 नंबर 2 है ना हम लोग का, तो इसी में हम लोग रखेंगे, क्या लिखेंगे 1/2 और ऐसे बड़ा वाला कोष्टक लगा देंगे, जैसे ये चल रहा है उसको चलने दीजिए, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 और यहाँ पे V2 का स्क्वायर। देखें ये हमने लिख दिया, फिर यहाँ माइनस है, माइनस लिखिएगा आप
C1 प्लस क्या लिखिएगा C2, ठीक ये लिखिएगा। अब यहाँ V का मान क्या है हमारे पास, V का मान है C1 और प्लस के C1 V1 प्लस C2 V2 ये है, और पूरे का बटा क्या है हमारे पास C1 प्लस C2 है, C1 प्लस C2। अच्छा बच्चों यहाँ देखें आप ध्यान से, इसका क्या है स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ये क्या है इसका होल स्क्वायर है। यहाँ होल स्क्वायर होने की वजह से इसका भी क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मान खत्म हो गया इसका काम, अब ये जानते रहिएगा V बराबर हमने यहाँ से लिख रखा है, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर अगर दिया हुआ है और अंश बटा हर के रूप में है तो हम अंश को अलग कर देंगे और हर को अलग कर देंगे ना, यानी अंश का स्क्वायर अलग कर देंगे और हर का स्क्वायर अलग कर देंगे। तो अब हम करें तो हम इसका क्या कर देंगे, इसको अलग कर देते हैं। जब इसको करेंगे अलग तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U बराबर 1/2, यहाँ पे करेंगे ऐसे बड़ा बड़ा कोष्टक लगाएंगे, लिखेंगे C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस कोष्टक में लिखेंगे C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। अभी हमने इसका स्क्वायर कर दिया, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे C1 V1 और प्लस C2 V2 ये लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर, और पूरे का बटा यहाँ क्या लिखेंगे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों देखें यहाँ पर इनटू में क्या है C1 प्लस C2, और यहाँ भी भाग में है ये क्या है C1 प्लस C2 इसका होल स्क्वायर। तो हम इसको इससे काट सकते हैं, तो हम इसको काट देंगे। याद रखिएगा आप आधार इसका नहीं काटेंगे, घात काटेंगे, क्योंकि आधार नहीं कटती, कटता क्या है घात। तो हम इसको इससे काट देंगे, ये कट गया, ठीक। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे बचा है डेल्टा U बराबर 1/2, यहाँ लिखेंगे कोष्टक में C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ जो बचा वही लिखेंगे क्या C1 V1 ना, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और पूरे का बटा यहाँ इसका बटा क्या है C1 प्लस C2। हम आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए इसका बटा कुछ नहीं है, तो इसका बटा हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। हमने इसका बटा क्या मान लिया, 1 मान लिया। अभी हमें इसका और इसका क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, और हम समझ रहे हैं कि आप इतना समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इसका एलसीएम हम लेते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे कि डेल्टा U बराबर 1/2 ऐसे लिखेंगे, और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे C1 और प्लस के C2 ऐसे लिखेंगे, और ऐसे इसको कर दीजिएगा, बड़ा वाला कोष्टक यहाँ लगा दीजिएगा। अभी बच्चों जब इससे इसमें भाग दोगे तो इतनी बार जाएगा, इसका गुणा हमें इसमें कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या C1 और प्लस के C2 ऐसे कोष्टक में। अगले कोष्टक में यहाँ क्या बचा हमारे पास C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर ना, और फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ क्या बचा है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, यही बचा है, ठीक। अब ये इतनी बातें हो चुकी हैं। अब आप ध्यान से देखें, हम करेंगे क्या, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, फिर उसके बाद इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ। इसको हम क्या करेंगे, खोलेंगे a प्लस बी, यहाँ ध्यान से देखें ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो अब हम इसको खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, नीचे वाला जैसा है वैसा ही पड़ा रहने देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इस पूरे को a मान लेंगे, इस पूरे को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो इस पूरे की जगह पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे ना। तो हम अभी इसमें कुछ नहीं करते, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आ रहा होगा, अब आप आगे देखें क्या करना है हमें, ठीक है। जिस प्रकार ये चल रहा है इसको चलने दीजिए। देखें यहाँ पे लिखेंगे क्या, डेल्टा U बराबर ना, डेल्टा U बराबर 1/2, ठीक। और ऐसे फिर कोष्टक लगा देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो देखें यहाँ C1 है, यहाँ भी क्या है C1 है, तो C1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे C1 V1 का स्क्वायर, समझ गए, C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर। इसका इसमें क्या, तो C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर पहले से ही था। फिर अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस C1 C2, ये देखें C1 C2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 का स्क्वायर, ये कर देंगे। फिर अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो लिखेंगे प्लस, इसका जब इसमें करोगे तो क्या लिखोगे C1 C2, ये C1 देखें, अभी इसका करेंगे C1 C2, C1 को पहले कर लिया, C2 को बाद में। अब यहाँ पे क्या है V1 का स्क्वायर, ठीक, ये कर दिया। फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, अभी C1 का जो C2 का गुणा इसमें करेंगे, तो लिखेंगे कि C2 का स्क्वायर और V का स्क्वायर, हमने इसका इसमें गुणा कर दिया। अब आप सारे लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, हम यहाँ माइनस लगा, इसलिए इसमें हम माइनस लगा देते हैं, कोष्टक ही खोल देते हैं इसको। जब खोलेंगे तो लिखेंगे क्या, a स्क्वायर यानी C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। अच्छा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 है, जब हमारे पास क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही लिखते हैं ना। लेकिन अगर यहीं पे दो राशियां होती ax प्लस b y का स्क्वायर, तब आप क्या करते हैं, तब आपको क्या लिखना होता है, a
एक्स का होल स्क्वायर, चाहे आप ऐसे लिखते चाहे आप लिखते ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हमने वही कदम उठाया है, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कर दिया है। ठीक, अब यहाँ इसका स्क्वायर हो गया। अब अगला स्थिति जो आएगा वो समझे, यहाँ पे हमने कर दिया इसका स्क्वायर, फिर प्लस लगा देंगे, हमने प्लस लगाया, बी का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर हो जाएगा, C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2C1 C2 C1 C2 V1 V2 ना, 2C1 C2 और V1 V2 ये हो गया। अभी पूरे का बटा जो है वो क्या है हमारा, इस पूरे का जो बटा है वो क्या है C1, यहां से ध्यान दें, यहाँ पे क्या है C1 प्लस C2, ये हो गया। अब क्या करें दोस्तों, अभी आप कुछ ना करें, अब अगला कदम जो उठाएं वो क्या है कि इस कोष्टक को खोल दें। जब आप कोष्टक खोलेंगे तो मालूम होगा कि जो प्लस वाला चिन्ह होता है वह किसमें बदल जाता है, माइनस में। जो प्लस है वो किसमें चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो अब हम लोग वही करते हैं, ये आप समझ पाए होंगे, इसको मिटा दिए इसीलिए हम। अब देखें यहाँ पे, हम यहाँ दिखाते हैं थोड़ा सा आपको, लिखेंगे डेल्टा यू बराबर 1/2, ऐसे बड़ा वाला कोष्टक लगाएंगे, जैसे ये है उसको लिख देंगे C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, फिर प्लस, अभी जैसा ये है वैसा लिखोगे C1 C2 V2 का स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस लगाएंगे C1 C2 V1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ कुछ छूट रहा है क्या, शायद आप देख लीजिएगा, ये क्या है प्लस C1 क्या लिखे हैं C1 C2 का स्क्वायर और अच्छा ये V2 होता है, V2 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ माइनस हम खोल देंगे, जब माइनस खोलेंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस ये भी हो जाएगा माइनस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2C1 C2 V1 और V2 ये बन जाएगा। और हम अब क्या करेंगे, पूरे का बटा कर देंगे। पूरे का बटा क्या करेंगे, पूरे का बटा हमारे पास क्या है C1 प्लस C2 C1 प्लस C2 ये लिख देंगे। ठीक, ऐसे इसका कोष्टक बंद कर देंगे और इधर से इसको बंद कर देंगे। ठीक, अब आप देखें इसमें कि जो प्लस वाला है और जो माइनस वाला है, यानी क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं वही काट दीजिए। जो प्लस होता है वो कट जाता है माइनस के साथ, तो आप देखें इसमें प्लस कौन है और माइनस कौन है, उसी को काट दें। तो यहाँ पे देखें आप, ये वाला क्या है प्लस है, C1 V1 है, इसका भी स्क्वायर है, और यहाँ भी क्या है C1 V1 इसका भी स्क्वायर है। तो हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। तो हमने इसको इससे काट दिया, फिर इसको इससे काट दिया। अब अगला देखें, यहाँ पे C2 V2 है, इसका स्क्वायर है, इसको काट दें और फिर इसको काट दें। अब बचा क्या क्या है वो आप देख के चलें। यहाँ पे क्या बचा है, तो लिखेंगे कि डेल्टा U बराबर 1/2, ऐसे लिखेंगे। यहाँ क्या बचा है C1 C2 V1 का, यहाँ V2 का स्क्वायर, फिर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ पे क्या बचा है माइनस, क्या बचा है 2C1 C2 V1 V2, यही बचा है ना V1 V2, और पूरे का बटा कर देते हैं। यहाँ पे पूरे का बटा जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 ये बचेगा। ठीक है, अब क्या करें आप देखें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले पद में यहाँ से देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा देखिएगा यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ C1 C2 है, यहाँ C1 C2 है, और यहाँ भी क्या है C1 C2 है। तो आपको क्या करना चाहिए, C1 C2 को कॉमन कर लेना चाहिए। तो हम इसका क्या करेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे। कॉमन यानी कोष्टक से बाहर लिखेंगे U बराबर 1/2, और बड़ा वाला कोष्टक कैसे लिखेंगे, यहाँ C1 और C2 कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, कोष्टक लगा दिया। अच्छा, जैसे लिखा होता है, हमारे पास लिखा होता है B प्लस A, ऐसे लिखा है, तो हम लोग जानते हैं A अंग्रेजी के वर्णमाला में पहले आता है, इसीलिए पहले हम A लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं B लिखते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 पहले आया होगा, 2 बाद में आया होगा। तो इसीलिए हम पहले क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे V1 का स्क्वायर, फिर प्लस V2 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर। अभी यहाँ से लिखा क्या, हमारे पास बचा माइनस में, ये निकल गया बाहर, बचा क्या है, बाहर निकला तो बचा 2 है, तो 2 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है V1 और V2, ठीक, ये लिख देंगे। और पूरे का बटा क्या कर देंगे, पूरे का बटा में क्या लिखेंगे C1 प्लस C2। ठीक, ये हो गया बच्चों। अब आगे देखें आप थोड़ा सा, आपने A प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होगा तो आपको ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या लिखा है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक, इस पद में दिख रहा है ना V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2। तो अब हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अभी 1 मिनट में लिख देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा U बराबर 1/2, ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे कोष्टक बनाइएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा C1 और C2,
ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है क्या? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और पूरे का बटा हमारे पास क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2। इस हिसाब से आपका ये फार्मूला डेरिवेट हो गया। अच्छा, यह किसके लिए फार्मूला है? कुछ लोग इसको ऊर्जा हानि और कुछ लोग इसको ऊर्जा घनत्व के नाम से भी जानते हैं, ऊर्जा घनत्व के लिए फार्मूला। तो आप ऊर्जा हानि लिखें या ऊर्जा घनत्व, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। इन दिनों हम लोग विलगित गोलीय आवेश मतलब क्या है, हमारे पास एक विलगित गोलीय चालक है जिसके लिए हम लोगों को क्या करना है? धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। इसी पे इन दिनों हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है, एक गोलीय कोष दे देता है और उस गोलीय कोष के लिए तीव्रता का मान हम लोगों से पूछ लेता है। तो हम लोगों को क्या करना है? एक गोलीय कोष लेना है जिसके ऊपर तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो अपना समय ना गंवाते हुए हम लोग क्या करते हैं? इसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो हमने मान लिया कि माना क्या है, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। ऐसे लिखेंगे, माना r त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। क्या है? एक गोलीय कोष है जो क्या है? स्मॉल r त्रिज्या का है, जिस पर जो लिखना आप, जो एक समान q आवेश से आवेशित है। आवेशित है। क्या कर रहा है वो? Q आवेश से आवेशित है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है भाई, माना हमारे पास क्या है? r त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। तो हम सबसे पहले कि एक केंद्र मान के इसके चारों तरफ एक गोला बना लिया हमने। यह एक गोला हो गया और इसका ये केंद्र हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है? स्मॉल r है। और इसको हमने क्या दे रखा है? इस पूरे को Q आवेश दे दिया है। हमने क्या दिया? Q आवेश। जब हम इसको Q आवेश देंगे बच्चों, तो इसके हर क्षेत्रफल, हर जगह पर क्या होगा? आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आ जाएगा? Q आवेश। यहाँ भी क्या होगा? Q आवेश। यानी हर जगह क्या आ जाएगा? Q आवेश से ये गोला क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा हर बिंदु पर। और इसी पर हम लोगों को क्या प्राप्त करना है? तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। यानी इसके मान के लिए, इस पूरे मान के लिए हम लोग को क्या चाहिए? तीव्रता के लिए व्यंजक चाहिए। तो हम लोग अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। हम लोग आप लिखेंगे कि माना, क्योंकि आवेश क्या है? समान रूप से वितरित है, तो लिखेंगे कि माना चालक के प्रकृति के अनुसार आवेश एक समान रूप से क्या हो रहा है? वितरित। देखिए हर जगह फैला है ना, तो एक समान रूप से वितरित हो रहा है, जिसके कारण विभव का मान एक समान प्राप्त हो रहा है और इसका समस्त क्या? आवेश गोले के केंद्र में, केंद्र यानी O, आप इसको जब ठीक से बनाएंगे ना तो यहाँ वो बीच में कटेगा, जो केंद्र होगा वो O होगा। तो क्या लिखेंगे? गोले के केंद्र O में, O पर लिखें या O में लिखें? O पर स्थित है। तो बच्चों यहाँ दो चीजें मिली हैं, क्योंकि हम लोगों को लाना क्या है? हेडिंग हमारी क्या है? विलगित गोलीय
चालक की धारिता। अब धारिता लानी है, चालक की क्या लानी है, धारिता। तो धारिता को हम लोग किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। आप सारे लोग जानते हैं धारिता सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा वी। यह फार्मूला आप सारे लोगों को मालूम है, क्यू बटा वी। और विभव का मान क्या होता है, सबसे पहले आप विभव, अब हम लोग लिखेंगे कि विद्युत विभव की सहायता से, विद्युत विभव की सहायता से, अच्छा विद्युत विभव कैसा लेना है, गोलीय कोष के लिए ना, गोलीय कोष के लिए बच्चों विद्युत विभव का जो फार्मूला होता है वो भी बराबर 1/4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर होता है विद्युत विभव के लिए। लेकिन जब हम गोलीय कोष लेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1, हम इसको माने थे, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2, और लिखेंगे कि समीकरण 1 में यानी इस समीकरण में v का मान क्या कर देने पर, रखने पर, तो यही लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से v का मान रखने पर, अब हम इसका क्या करेंगे, मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे, देखें जब यहाँ पे देखें c बराबर क्या है, q बटा v है, और इसका जो v का मान है, इस पूरा मान को हम उठा के यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे। तो बच्चों जब हम इसको रखेंगे तो देखेंगे q से q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम आपको रख के दिखाते हैं कि क्या होगा। देखें बात यह है कि जो मान समान होते हैं और अंश बटा हर के रूप में होंगे उन्हें हम लोग क्या कर देते हैं, काट देते हैं। अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर नहीं लिए होंगे तो वीडियो में पीछे आके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया नहीं और बताने से पहले इसको मिटा दिया। तो अब आप देखें क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या कि इस वाले समीकरण में v का यानी कि q बटा v था और इसी में हम लोग इसका मान रखेंगे। जब मान रखेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, c बराबर, देखें c बराबर q तो था ही, तो q हम लिख देते हैं, q बटा v की जगह पर क्या हो जाएगा, v की जगह पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, q बटा r, यही होगा ना। अब देखें जिसका कुछ नहीं होता उसका बटा हम लोग क्या मान लेते हैं, 1। तो देखें इस q का कुछ बटा नहीं है, जबकि 1 बटा ये है और q बटा ये है, तो इसका बटा आप क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और अंदर अंदर गुणा होता है और बाहर बाहर। तो c बराबर क्या हो जाएगा, जब हम गुणा करेंगे इसका तो हो जाएगा q इंटू q, ऐसे लिख देते हैं, इंटू ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ये होगा, और नीचे क्या बचेगा, q, q से q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा c बराबर क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r। बच्चों ये हमारी क्या है, गोलीय चालक के लिए धारिता है। अगर यहां से कोई एप्सिलॉन का मान पूछता है, एप्सिलॉन का मान निकालने के लिए, तो जो इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ऐसे यहां भी लिखने के लिए आ जाता है कि एप्सिलॉन बराबर क्या लिख सकते हैं आप, एप्सिलॉन बराबर c बटा 4 पाई, ये हो गया 4 पाई और बटा 4 पाई बटा r, 4 पाई बटा r। तो दोस्तों इसका फार्मूला ये निकल के आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मात्रक समझते हैं, यानी एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो क्या बनता है, इसी के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। तो अगर हम यहाँ से मात्रक की बात करें तो आप जानते हैं कि जो c है वो क्या है, संधारित्र है, और संधारित्र का मात्रक क्या बनता है, फैराडे। तो यहाँ पे लिख देंगे फैराडे, और बटा क्या है, यहाँ भाई इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कोई मान नहीं होता है, संख्यात्मक मान है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। जो r है वो दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इस प्रकार से इसका मात्रक क्या हो गया, फैराडे प्रति मीटर, यानी इसका मात्रक क्या बनेगा, फैराडे प्रति मीटर। तो ये बन गया इसका मात्रक। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फार्मूले के आधार पर एक सवाल को समझते हैं कि उसका जो हल होगा, यानी वो सवाल कैसे सॉल्व होगी, इसी पे बातचीत करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसी फार्मूले पे, यानी फार्मूला हमारा कौन सा था, फार्मूला था कि एप्सिलॉन नॉट बराबर अभी हम लोग जो सूत्र लिखे थे वो क्या लिखे थे कि c बटे का क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई और यहाँ पे r, यही सूत्र था। इसी सूत्र पे इस फार्मूले को, इस उदाहरण को समझना है कि ये उदाहरण हमसे कहना क्या चाह रहा है। अच्छा ये बड़ा फेमस उदाहरण है, आप देखें एनसीईआरटी में ये मिलेगा आपको। क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी को एक चालक
एक गोलाकार चालक मानते हुए, यानी पृथ्वी क्या है, एक गोलाकार चालक है, और ये फार्मूला किसके लिए है, गोले के लिए है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए। यानी हमें क्या चाहिए, सी चाहिए, किसका मान निकालना है, सी का मान कर रहा है कि इसके धारिता की गणना कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या, यानी जो पृथ्वी की त्रिज्या वो कितना है, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणित 10⁻6 मीटर है। तो बच्चों हम सबसे पहले तो ये जान चुके हैं कि इसकी त्रिज्या क्या है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, सी, यानी यहाँ से धारिता निकाल के हम उनको दें। तो धारिता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी इसको सी के पदों में व्यक्त करेंगे। तो जब सी के पदों में आप लाएंगे तो आप पहले इतना समझ लें, जिसका जो मान जहां जहां जानते हैं उसको रख दीजिए, ताकि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। देखिए अगर हम लोग क्या करें, इस ये पूरा कहाँ है, इधर पूरा कहाँ है, भाग में है, और इसका तिर्यक गुणा करें तो ये गुणा में आ जाएगा। तो सी बराबर मान मिल जाएगा हमें, सी बराबर क्या मिल जाएगा, 4πε0, 4πε0, और क्या मिल जाएगा, यहाँ आर मिल जाएगा। हमने इसका इसमें गुणा कर दिया है तो सी बराबर मिला 4πε0 इंटू आर, ये मान मिल गया। और हम लोग जानते हैं चूंकि क्या होता है, 1/4πε0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 9 गुणित 10⁻9 होता है। आप सारे लोगों को मालूम है। तो यह क्या है, अगर इस प्रकार लिखा होता, यानी 1/4π के रूप में होता तो ये होता। अगर कोई यहाँ से हमसे पूछता है कि 4π का मान क्या होगा, तो हम इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो ये किस में चला, इधर ये गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो हो जाएगा 4πε0 बराबर, यहाँ से मान निकलेगा 1/9 गुणित 10⁻, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं क्या आप, देखें जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, और ये इधर गुणा में होगा, इधर आएगा तो भाग में बन जाएगा। तो इस 4πε0 का मान कितना होता है, 1/9 इंटू 10⁹ होता है। तो जहां पर ये है 4πε0, उसकी जगह पर हम ये मान रखेंगे, और जो पृथ्वी की त्रिज्या है r बराबर हम ये मान रखेंगे। तो हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे c बराबर, आप ध्यान से देखें c क्या है, धारिता है, हमें धारिता ही चाहिए। अभी धारिता का मात्रक हमने आपके सामने ही लिखा था कि धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। इसका मान हम लोग रखते हैं यहाँ, इसका मान रखेंगे कितना, 1/9 गुणित 10⁻9, ये लिख दिया। फिर गुणा लगाएंगे। अब देखें r, यहाँ r है और r का मान लिखना है, r यानी पृथ्वी की त्रिज्या। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितना हो रहा है, 6.4, और गुणित का 10⁻6, यही है ना दोस्तों। अब देखिए, अब आप करें क्या, सबसे पहले अगर हम इस दशमलव को हटाते हैं तो नीचे भाग देंगे, या फिर आप जैसा है वैसा ही पड़े रहने दें। ये घात नीचे कहाँ में है, ये नीचे है, प्लस में, ऊपर जाएगी तो माइनस में। तो ये हो जाएगा कितना होगा, c बराबर 64 यानी 6.4 और गुणित 10⁻6 और गुणित 10⁻⁻9 और पूरे का बटा 9। यानी ये कैसे आया 9, देखिए बात ये है कि ये नीचे कायम है, प्लस में है। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो गया, ये माइनस में हो गया। अब आप करें क्या, जब ये माइनस में हो गया तो इस प्लस में से इस माइनस को हम लोग को क्या कर देना है, घटा देना है। अच्छा, इस दशमलव को अगर आप हटाएंगे यहाँ से ना, तो इस प्लस में 1 और 10 कम हो जाएगा, या माइनस में बढ़ा लीजिएगा या प्लस में कम कर लीजिएगा। तो हम इसको कम कर देते हैं, लिखेंगे क्या, क्योंकि आप नीचे 10 का भाग देंगे, जैसे अगर हमें इसे हटाना होगा 10 का भाग देंगे, भाग में आएगा 90 हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 64 और गुणित 10⁻5 और गुणित 10⁻⁻9 और नीचे पूरे का बटा 9, ये हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो आप पहले घात को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो 64/9 और गुणित इसको घटाएंगे तो 10⁻⁻4। अब आपको 64 में 9 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो 9 आप भाग दें तो 9 का पहाड़ा पड़े 64 से ज़्यादा ना हो, तो 9 त्रिक 9 9 18 9 27 9 छम 54 और 9 7 63, यानी कि अगर हम इसको ले जाएं तो 63 यानी 7 बार जाएगा, 63 आ जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो लगभग 7.1 गुणित 10⁻⁻4 फैराडे, यही हमारा क्या होगा, हल होगा इसका। तो जो पृथ्वी की धारिता होगी वह कितनी होगी, अगर हम पृथ्वी की धारिता की बात करें तो होगा 7.1 लगभग में 7.1 गुणित 10⁻, कितना हो जाएगा भैया, 10⁻⁻4 फैराडे। तो ये हमारी धारिता निकल के आ गई। तो हम आशा करते हैं कि आज आपको गोलीय विलगित यानी कि विलगित गोलीय चालक की धारिता का जो व्यंजक होगा वो कैसे निकाला जाएगा वो समझ पाए होंगे, और इससे जो उदाहरण बनेंगे यानी जो प्रश्न बनेंगे वह कैसे सॉल्व होंगे, आप इसको आज आसानी से समझ पाए होंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे।
इन दिनों हम लोग संधारित्र की धारिता के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि संधारित्र की जो भी धारिता थी उससे जो प्रश्न बनते थे या जो भी सवालें हमारे किताब में है वह कैसे सॉल्व की जाती है उसी पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो देखें, एक प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। देखिए क्या कहा जा रहा है कि चित्र में दर्शाए गए संयोजन की बिंदु P व N के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। हाँ, यानी हमें निकालना क्या है, धारिता निकालना है। कैसी धारिता, तुल्य धारिता। अच्छा, किसके और किसके बीच में, बिंदु P और N के बीच में, यानी बिंदु P और N के मध्य में इसकी क्या धारिता होगी, यही हम लोग को पता करना है। तो आप देखें, यहां देखेंगे तो ये और ये यानी C1 व C2 किस क्रम में दिखाई पड़ रहे हैं आपको, तो C1 व C2 दिखाई पड़ रहे होंगे पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में। यहां समांतर क्रम में हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको समांतर क्रम में सॉल्व करेंगे तो यहां का जो आएगा मान और यहां का वह किस क्रम में बन जाएगा, श्रेणी क्रम में, और हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चित्र की सहायता से, चित्र की सहायता से, चित्र की सहायता से, चित्र में क्या दिया है, C1 व C2, C1 व C2 पार्श्व क्रम में है, पार्श्व क्रम में है। अतः C डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, C डैश बराबर C1 प्लस C2। तो जब हम C1 प्लस C2 निकालेंगे तो C डैश बराबर C1 का मान यहाँ पे कितना मिला है, C1 का मान मिला है 10 प्लस C2 का मान मिला है 20। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा C डैश बराबर 30 माइक्रो फैराडे। अच्छा, फैराडे किसका मात्रक है, धारिता का है। तो यहां से किसका मान निकल के आ गया, C डैश का। अब जो हमारा चित्र बनेगा वह कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा। यानी इसको जब हमने सॉल्व किया तो यह एक जगह इसका संयोजन हो गया और कुछ इस प्रकार से ऐसे होगा। और यहां का जो मान हम लोग निकाले हैं C डैश का मान, वह कितना निकाले हैं, 30 माइक्रो फैराडे, ठीक। और फिर C3 का मान कितना है, 30 माइक्रो फैराडे, यह भी 30 और यह भी 30। अब हम क्या लिखेंगे, पुनः चित्र की सहायता से, यहां आप देखें, लिखेंगे कि पुनः चित्र की सहायता से, पुनः चित्र की सहायता से C डैश व C3 किस क्रम में है, C डैश व C3 श्रेणी क्रम में है। किसमें भैया, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या होता है, 1/C = 1/C डैश प्लस के 1/C3। हम लोग इसको लगाएंगे, इसकी सहायता से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/C बराबर 1/C डैश का मान कितना पा दिया, 1 का, यहाँ C डैश का मान कितना है 30 प्लस 1/30। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे। तो 1/C बराबर, इसका एलसीएम आएगा 30, हम यहाँ लिखेंगे 30। जब आप इससे इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस, ठीक यही कंडीशन इसके साथ 1 जब हम जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 जब जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 और बटे का 2/30, 2 1 का 2 और 15 दूना 30, यानी कि 15 बार इसको ले जाएंगे तो 30 कट गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/C डैश बराबर 1/15, यहाँ आ गया 15। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 15 भी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो C बराबर कितना आएगा, 15 माइक्रो फैराडे। यानी बिंदु हम लिखेंगे, यहाँ आप इतना यहाँ तक देख पाए होंगे, हम यहाँ लिख देंगे नीचे, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए क्या लिखिएगा आप, लिखिएगा कि अतः बिंदु कहां से भाई, बिंदु कहां से कर रहे हैं, P से N तक, बिंदु P व N के मध्य धारिता कितनी है, 15 माइक्रोफैराडे है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हल आपने कर लिया है। अब हम लोग इसी तरह अन्य प्रश्न पे बातचीत करते हैं। हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे बातचीत करते हैं। क्या है कि तीन संधारित्र जिनकी धारिता
धारिता 10 15 10 काम 15 हुआ 30 माइक्रोफैराडे है। 30 माइक्रोफैराडे है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जोड़े गए हैं इस संयोजन के सिरों पर 60 वोल्ट की बैटरी लगाई गई। सिरों पर 60 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। आवेश लगाई गई है दिए गए बैटरी से लगाई गई है बैटरी से लिए गए आवेश कामा तुल्य धारिता तथा तुल्य धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर की गणना कीजिए। विभवांतर की गणना कीजिए। बच्चों ये आपके सामने प्रश्न नंबर 2 है लिखा हुआ। अब आप ध्यान से समझ लें इसमें क्या क्या दे रखा है। देखिए 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं 10 15 व 30 माइक्रोफैराडे हैं, ठीक, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। या किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस संयोजन के सिरों पर 60 वोल्ट की बैटरी लगी, यानी इनके सिरों पर कितना है? 60 वोल्ट की बैटरी लगी है, लगाई गई है। बैटरी के लिए आवेश यानी कुल आवेश निकालना है हम लोग को। बैटरी के लिए तुल्य धारिता, उसकी क्या धारिता होगी वो निकालना है। और प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर की गणना करना है। प्रत्येक संधारित्र के जो विभवमान प्राप्त होगा वह क्या होगा, इसी के बारे में हम लोग को बातचीत करना है। तो सबसे पहले आप इसका चित्र समझें। चित्र अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं कुछ इस प्रकार से। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, इसीलिए हमने श्रेणी क्रम में लिखा हुआ है। फिर इसको यहाँ पे लाएंगे। इनके सिरों पर जो बैटरी जुड़ रही है वह कितना जुड़ रही है? जो बैटरी जुड़ रही है वह जुड़ रही है कितने वोल्ट की? तो आप ध्यान से देखें तो 60 वोल्ट आपको दिखाया गया होगा कि 60 वोल्ट की बैटरी जुड़ रही है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 60 वोल्ट। और यहाँ C1 मान लेते हैं। C1 बराबर कितना है? तो आप देखें वहाँ पे कितना है, 10 माइक्रोफैराडे, यानी कि यहाँ माइक्रोफैराडे एक के साथ लगा है तो इसका मतलब इन तीनों के साथ माइक्रोफैराडे। फिर यहाँ पे C2 बराबर कितना दे रखा है? 15 माइक्रोफैराडे। फिर C3 बराबर कितना दे रखा है? 30 माइक्रोफैराडे ये दे रखा है। अब हमसे पूछ रहे हैं ये कि हम ये निकालें कि सबसे पहले इनकी टोटल धारिता क्या होती है, संयोजन की कुल। देखें यहाँ पे दिए गए आवेश पर तुल्य धारिता, यानी जो भी आवेश हम इसको दे रहे हैं इसके लिए तुल्य धारिता निकालना है। तो इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे हम लोग। प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर निकालना है, यानी प्रत्येक संधारित्र पर जो विभवांतर दिया गया वह क्या होगा, तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो देखें हम लोग लगाएंगे सबसे पहले जो फार्मूला वो क्या होगा, हम लिखेंगे कि चित्र की सहायता से अगर हम चित्र से बात करें तो क्या है, C1 कामा C2 व C3 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। या सब किस में? श्रेणी क्रम के लिए जब होंगे तो फार्मूला लगाएंगे क्या, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। देखिए प्रतिरोध का बिल्कुल उल्टा होता है यह। अगर आप प्रतिरोध की बात करें तो जिस प्रकार प्रतिरोध सॉल्व करते हैं उसी प्रकार अगर हम इसको करें तो ये क्या है, प्रतिरोध का बिल्कुल उल्टा।
तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका मान रखेंगे, यानी कि क्या बताया अभी हमने बताया कि ये प्रतिरोधों का बिल्कुल क्या होता है, उल्टा होता है। अगर प्रतिरोध होता श्रेणी क्रम में तो हम सीधे लिखते R1 + R2 + R3, लेकिन संधारित्र श्रेणी क्रम पे होगा तो 1/, में आ जाएगा। तो हमने इसको बटा में कर लिया है। अब हम यहाँ से आपको समझाते हैं कि इसका मान आप रखें 1/C बराबर C1 का मान, आप देखें इसको C1 मान रखे हैं तो 10, यहाँ C1 की जगह पर 10, C2 की जगह पर 15 और C3 की जगह पर 30। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/10 और प्लस 1/15 और प्लस 1/30। तो बच्चों ये इसका हो गया पूरे का, इसका हम पूरे का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे आप पूरे का तो लिखेंगे 1/C बराबर इस 10 और 15 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। पूरे का बटा कर देंगे, 30 लिखेंगे। अब जब 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो लिखेंगे 3। ठीक इसी प्रकार 15 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2 और प्लस 1। हम इसको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे आप तो लिखेंगे 1/C बराबर, ये जोड़ेंगे तो 6 बटे का कितना हो जाएगा 30, ये हो गया 6/30, 6 1 का 6, 6 पंचे 30, यानी जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/5, यानी कि जब 1/C बराबर निकालेंगे तो 1/5 आएगा। और अगर जब आपसे हम C बराबर पूछेंगे तो क्या लिखेंगे 5 माइक्रोफैराडे। यह किसका मान है, संधारित्र का मान है। तो संधारित्र यहाँ से निकल के आ गया। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है संधारित्र मिल गया है और क्या मिल गया, विभवांतर मिल गया है। अब हमसे यहाँ से देखें, पहली बात लिए गए आवेश, अब हमें क्या निकालना है, आवेश। तुल्यधारिता तो हम लोगों ने निकाल लिया, लिए गए आवेश। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, आवेश निकालेंगे। तो Q बराबर फार्मूला लगाएंगे आप CV, हम यहाँ करते हैं, आप देख लें फार्मूला होता है Q बराबर CV, यानी जब हम आप अब देखें हम क्या लिखेंगे भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हमने इसको मिटा दिया। अब आप देखें यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर CV से। तो Q बराबर CV जब बच्चों लगाएंगे तो Q का मान चाहिए, Q बराबर CV का मान कितना है, V का मान अभी देखें यहाँ पे कितना है 60 वोल्ट है। पहले C का मान रखें, C का मान कितना है 5 क्या है माइक्रोफैराडे। तो 5 × 10 पे घाते कितना लिखेंगे आप, 10 पे घाते -6, 1 माइक्रोफैराडे यानी कि 10 पे घाते -6 माइक्रोन को हमने बदल दिया इसमें, किसमें, इसका मान रख दिया मीटर में, और गुणित C का मान कितना है 60 है, तो यहाँ पे लिख दिया 60। अब जब आप इसका गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करें तो कितना हो जाए 6 पंचे 30, यानी 300 × 10 पे घाते -6 क्या कूलाम, यह Q का मान है। लेकिन इसी में हमसे 3 चीजें और पूछी जा रही हैं। पूछा क्या जा रहा है कि प्रत्येक प्लेट पर विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए, यानी V1 बराबर क्वेश्चन मार्क कामा V2 बराबर क्वेश्चन मार्क कामा V3 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये चीजें निकालनी है V1 V2 V3। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक यानी लिखेंगे कि प्रथम सिरे पर प्रथम प्लेट, फिर द्वितीय प्लेट, फिर तृतीय प्लेट पर। तो हम लिख देते हैं कि देखिए Q बराबर CV था ना, Q बराबर CV। तो हम लिखेंगे क्या 1 के लिए, यानी विभवांतर क्या पहले के लिए निकालेंगे तो इसको लिखेंगे C1 V1 Q का मान वही रहेगा, क्योंकि आवेश जो दिया जा रहा है इसको वह समान रूप से दिया जा रहा है। तो Q का मान आप जानते हैं कितना रखेंगे, तो Q का मान यहाँ पे कितना हो रहा है 300, तो हम Q की जगह पर रखेंगे 300। तो लिखेंगे कि 300 × 10 पे घाते -6। अच्छा माइनस क्यों लिखा, तो हमारा जवाब ये है कि माइक्रोन था, उसी को हमने बदल दिया, इसलिए हमने क्या लिखा -6। अब बराबर CV, यानी कि C1 का मान आप देखें, C1 का मान यहाँ से आप कितना पाए 10 माइक्रोफैराडे। तो यहाँ लिखेंगे क्या 10 × 10 पे घाते -6 और गुणित के V1, ये V1 हो गया। बच्चों जो इधर गुणा में होता है इधर आता है तो भाग में हो जाता है, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा 300 और गुणित 10 पे घाते -6, नीचे कितना लिखेंगे 10 × 10 पे घाते -6, -6 से -6 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी V1 बराबर कितना आएगा 30 वोल्ट। यानी प्रथम प्लेट पे जो आएगा उसका मान यही लिखेंगे, प्रथम प्लेट के लिए ना, हम इसको लिख देते हैं प्रथम प्लेट के लिए, प्रथम प्लेट के लिए। अब हम किसके लिए निकालेंगे, दूसरी प्लेट के लिए ना, तो लिखेंगे दूसरी प्लेट के लिए, द्वितीय या दूसरी प्लेट पर। जब दूसरी प्लेट पर निकालेंगे तो लिखेंगे क्या Q बराबर C2V2 लिखेंगे, Q बराबर C2V2। Q का मान आप जानते हैं कितना है 300, अभी निकालें आप तो लिखेंगे 300 × 10 पे घाते -6 और बराबर C1 C2 का मान देखें आप ध्यान से, जब C2 का मान यहाँ देखें कितना दिखाएगा 15 माइक्रोफैराडे नहीं लिखे फैराडे, 15 माइक्रोफैराडे। तो Q2 की जगह पर यहाँ रखेंगे क्या 15 × 10 पे घाते -6 और गुणित के क्या लिखेंगे V2, यानी V2 का मान विभवांतर निकालना है। अब ये वाला किधर आ जाएगा भाग में, तो V2 बराबर हम लोग लिखेंगे 300 × 10 पे घाते -6 पूरे का बटा 15 × 10 पे घाते
6, -6 से -6 कट गया, 15 का 15, 15 दूना 30, यानी कितना आ गया 20 वोल्ट। यानी V2 का मान जो आया बच्चों वह कितना आया, V2 बराबर कितना आया 20 वोल्ट। तो V2 का मान हो गया। अब हम लोग को किसका मान चाहिए, V3 का मान चाहिए। तो अब हमारे पास जगह नहीं, हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर आगे आप देखें V2 का मान क्या होता है, V3 का मान। तो हम यही वाला मिटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे, देखते हैं। देखें आप, अब वही फार्मूला लिखेंगे क्या, तीसरी प्लेट के लिए ना, तीसरी प्लेट के लिए तीसरी प्लेट के लिए जब तीसरी प्लेट के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे Q बराबर C3V3। तो Q का मान आप जानते हैं अच्छे तरीके से, Q का मान कितना निकालें आप 300। तो लिखेंगे 300 गुणित 10 पे घाते -6 बराबर, यहाँ पे C3 का मान कितना पाएं, C3 का मान आप यहाँ से देखें कितना है 30 गुणित 10 पे घाते -6 और गुणित V3 है, ये इधर गुणा में इधर आए तो भाग में, तो V3 बराबर कितना हो जाएगा 300 गुणित 10 पे घाते -6 पूरे का बटा 30 और गुणित 10 पे घाते -6, -6 से -6 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 एक का 3, 3 एक का 3, यानी 10 तिहाई 30। तो ये कितना हो गया भैया 10 आया। V3 बराबर कितना आ गया, V3 बराबर 10 वोल्ट, V3 बराबर 10 वोल्ट। तो आप देखें इस प्रकार के प्रश्न को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर V1 का पहले बात तो आपसे पूछा क्या पहले था, सबसे पहले पूछा था क्या कि संधारित्र निकालें, तो संधारित्र आपने निकाल दिया था, पूरा संयोजन किया था तो 5 आया था। उसके बाद आपने आवेश की कुल मात्रा निकाली, आवेश की कुल मात्रा, फिर V1 का मान निकाला, फिर V2 का मान निकाला, फिर V3 का। तो ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम लोग अन्य प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे बातचीत करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, यही पे सुनते हैं। देखिए C धारिता वाले, यानी प्रश्न क्या है, C धारिता वाले अनेक संधारित्र जो चित्र में दर्शाए गए हैं अनंत संख्या में संयोजित हैं बिंदु A तथा B के बीच, A तथा B के बीच कुल धारिता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्या करना है, कुल धारिता निकालना है। हम लोग यहाँ से समझते हैं, सबसे पहले तो यहाँ समझे कि भाई चित्र दिया होगा तो हम आपके सामने चित्र बनाते हैं, पहले आप चित्र समझ लीजिए फिर हम इसको तो दोस्तों देखें अब हम क्या करेंगे, ये पूरा चित्र दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, यानी अनंत संधारित्र क्या है, संयोजित हैं, और इसी संयोजन के लिए हमें तुल्य क्या निकालना है, धारिता, यानी इसकी जो कुल धारिता होगी वो क्या होगी, यही हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे अगर हम इस परिपथ को लेके चलें तो जैसे जिस प्रकार यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ हर जगह दिखाई पड़ रहा है, यानी ये अनंत है। तो हम क्या करेंगे, एक को लेके चलेंगे। तो हम लिखेंगे कि माना बिंदु P व Q के मध्य क्या एक मान लेते हैं C डैश धारिता है, P व Q के मध्य दो संधारित्र श्रेणी क्रम में है। आप दो को लेना होगा आपको श्रेणी में, दो को पार्श्व में। तो हम यहाँ से यहाँ तक देखें, ये वाला किस में हो जाएगा, श्रेणी में हो जाएगा, और ये वाला किस में हो जाएगा, पार्श्व में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मध्य C डैश श्रेणी क्रम में संधारित्र संयोजित है तो एक नया चित्र हम लोग समझते हैं, C डैश बन गया। अगर जुड़ेगा तो हम अब क्या लेंगे, A और B, यानी इतने भाग को आप अलग कर लीजिए। जब अलग करेंगे तो लिखेंगे A यहाँ से यहाँ तक खींचे, ऐसा फिर B यहाँ लिखें, फिर खींचे इसको, और जिस प्रकार चित्र बनाए ठीक उसी प्रकार का आप बनाते जाएं। आगे समझें अब
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और संधारित्र जुड़ा है और फिर इधर नीचे भी एक संधारित्र जुड़ा है ये, ठीक। तो हम मान लेते हैं ये क्या है, C है, यह भी क्या है, C है, और इसको मान लीजिए क्या है, C डैश है, क्या है, C डैश। तो हम मान लेते हैं कि जो C है, देखें आप यहाँ से C और C डैश किस क्रम में है, यह दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो उसके बाद क्या है, ये पास क्रम में। तो पहले हम लोग लिखेंगे श्रेणी क्रम के लिए, तो श्रेणी क्रम यानी कि लिखेंगे तुल्य धारिता बराबर ना श्रेणी क्रम संयोजन, ये अलग है आप जानते रहिएगा, संयोजन के लिए जब हम यहाँ संयोजन करेंगे तो लिखेंगे क्या, इतना ही लिखेंगे, यानी कौन कौन ले रहे हैं, इसको हमने C डैश मान लिया, तो लिखेंगे कि C डबल डैश बराबर क्या लिखेंगे, C डबल डैश बराबर लिखेंगे 1 बटा C डबल डैश, 1 बटा C डबल डैश बराबर यहाँ लिखेंगे 1 बटा C1 यानी कि C बस लिखेंगे प्लस 1 बटा C डैश लिखेंगे। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटा C डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा C डबल डैश बराबर C डैश पूरे का बटा कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा C प्लस C डैश, C प्लस C डैश। अच्छा, जब हम ये क्या है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा, तो हो जाएगा C डबल डैश बराबर C डैश और पूरे का बटा C1 C प्लस C डैश, ये निकल के आएगा। बच्चों यह किसका है, यह किसके लिए है, सिर्फ इतने के लिए, हमने इतने का संयोजन किया था। अब इसका संयोजन करेंगे तो यानी अनंत है, तो अनंत के लिए हम लोग क्या करेंगे, n लेके चलेंगे। तो हम इतना कर चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसको मिटाएं तब आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे कि बिंदु A व B के मध्य कुल धारिता, यानी लिखेंगे कि बिंदु A व B के मध्य कुल धारिता, यानी अब क्या मान लेते हैं, मान लिया C डैश, C ट्रिपल डैश है, C ट्रिपल डैश, तो C ट्रिपल डैश बराबर किस क्रम में है, अब भाई ये पास क्रम में है, धारिता किस क्रम में हो गया, पास क्रम में, तो C डबल डैश प्लस C ये लिख देंगे। अब हम इसका मान रखेंगे, C डबल डैश का मान आप यहाँ से पाएं, देखें क्या है, यही है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, C ट्रिपल डैश बराबर क्या लिखेंगे, यानी कि C डबल डैश का मान देखें वहाँ से क्या है, यहाँ लिख दीजिएगा आप C डैश पूरे का बटा C प्लस C1 और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा C, इसका बटा कुछ नहीं, क्या मान लेंगे हम लोग, 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, तो C ट्रिपल डैश बराबर यहाँ हो जाएगा C प्लस C डैश पूरे का बटा कर देंगे, यहाँ पे यही रहेगा C और C डैश ना, C डैश हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे इसका भाई इसमें अब जब भाग देंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, C लिख देते हैं और यहाँ लिखेंगे C प्लस C डैश, ठीक, ये हो जाएगा। अब आप आगे देखें, हम इसको मिटा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, तुरंत बताते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या करें, आप क्या करें, इसका इसमें गुणा करें, यानी इसका इसमें गुणा करें, और अगर हम चूंकि लिख देते हैं, चूंकि C ट्रिपल डैश बराबर क्या लिख देते हैं, C डैश, ठीक। अब जहाँ पे C ट्रिपल डैश है उसकी जगह पर हम C डैश लिख देते हैं, तो C डैश बराबर ये लिखेंगे C और C डैश, फिर यहाँ प्लस इसका गुणा इसमें करें तो हो जाएगा C स्क्वायर, ये हो गया C स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस C डैश ना, पूरे का बटा क्या, यहाँ पे क्या है, C प्लस C डैश, इसका बटा कुछ नहीं, क्या मान लेंगे 1, इसका अब हमको इसमें गुणा कर देना है, इस वाले पक्ष में। तो जब आप गुणा करेंगे इसका इसमें, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा C डैश और यहाँ कोष्टक में लिखिएगा C प्लस C डैश, ठीक, और फिर लिखिएगा इधर बराबर C डैश प्लस C स्क्वायर प्लस C डैश, ठीक, ये हो जाएगा। अब आप क्या करें, जैसे ही इतना लिख पाएंगे, अब जब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ गुणा करें तो हो जाएगा C डैश C ना, C डैश C प्लस इसका इसमें करेंगे तो C डैश स्क्वायर डैश या C डैश स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डैश फिर प्लस C स्क्वायर और यहाँ पे प्लस C डैश, एक से इसको एक काट दीजिएगा, ये कट जाएगा और जो अब इधर है प्लस में वो इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा C स्क्वायर माइनस C डैश का स्क्वायर फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा C डैश बराबर 0। तो इतना सॉल्व हो गया। अब इसका हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड बनाना है इसका। तो दोस्तों अब आगे देखें, अच्छा यहाँ आप ध्यान से देखें, जब हम इसको यहाँ पे ये वाला प्लस है इधर लाएंगे तो ये इसको माइनस करना था, हमने उल्टा कर दिया है, तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, C डैश का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर, ये हो गया। अगर हम इसको श्रीधराचार्य के रूप में ले जाएं, यानी कि
सी डैश का स्क्वायर माइनस सी डैश माइनस के सी स्क्वायर बराबर 0। अब इसका हम लोग को गुणनखंड बनाना है, तो ऐसे इसका गुणनखंड नहीं बन पाएगा, तो हम लोग को क्या लगाना होगा, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना होगा। वो क्या होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac और पूरे का बटा 2a। ये श्रीधराचार्य जी का सूत्र होता है और इसी पे आप इसका मान रखें। इसका इस समीकरण की तुलना करेंगे आप किससे करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। इससे ही आपको इसका तुलना करना होगा और जो मान बनेगा वही आपको यहाँ पे क्या कर देना है, रख देना है। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ से आप कर ले जाएंगे। हम यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, आप इतना भी लिख देंगे तो भी आपका हल हो जाएगा। तो हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है, सुने। कहा यह जा रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उनके मध्य की दूरी 2.5 mm है। इसको 400 वोल्ट आपूर्ति से जोड़कर आवेशित किया जाता है। संधारित्र द्वारा संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये रहा हमारा प्रश्न। अब हम लोग इसी पे सबसे पहले बातचीत करते हैं, क्या दिया है ये समझ लें। समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल कितना दे रखा है, a बराबर दे रखा है कितना, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को हम लोग किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। या फिर आप कुछ मत करिए, 90 सेंटीमीटर है तो आप जानते हैं इसके लिए ये क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल यानी कि अगर इसको फार्मूले में बदलें तो a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, पहले r का मान चाहिए, क्योंकि भाई क्षेत्रफल दे रखा है। अच्छा नहीं r का मान नहीं चाहिए, क्षेत्रफल तो दिया ही है। यहाँ से ध्यान से देखें, क्षेत्रफल दे रखा है सेंटीमीटर में, इसको हमें किस में बदलना है, मीटर में। तो a बराबर हम लिखेंगे कितना, 90 गुणित 10 पे घाते, यहाँ देखें 1 सेंटीमीटर में इसको अगर भाग देंगे सेंटीमीटर, इस पहले यही समझ लीजिए, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इसको हम लिखेंगे। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, 1/100 से गुणा 1/100, और फिर इसका भी बदलने के लिए 1/100। तो ये किस में हो गया, मीटर स्क्वायर में हो गया। अब इसको लिख सकते हैं क्या, a बराबर 90 गुणित 1/10 पे घाते माइनस प्लस 4, नीचे प्लस है ऊपर आएगा तो माइनस में। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुणित 10 पे घाते -4 मीटर स्क्वायर। ये किसका मान है, a का मान है। a का मान मिल गया। अब दोनों के बीच की दूरी, मध्य की दूरी कितना है, यानी स्मॉल d बराबर कितना दे रखा है, स्मॉल d बराबर 2.5 क्या, 2.5 mm। मिलीमीटर को हम लोग किस में बदलेंगे, मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम इसमें गुणा करा देते हैं 10 पे घाते -3 का। तो लिखेंगे, यानी मिलीमीटर को जब आप मीटर में बदलेंगे तो नीचे 1000 का भाग देंगे, तो हम इसको सीधे 10 पे घाते -3 कर देते हैं। तो लिखेंगे 5 गुणित 10 पे घाते -3 मीटर, ये मीटर में हो गया। अब आप आगे देखें क्या कहा जा रहा है, इसको 400 वोल्ट आपूर्ति, यानी विभवांतर जो V बराबर है कितना है, 400 वोल्ट ये दे रखा है। 400 वोल्ट आपूर्ति से जोड़कर
जोड़कर आवेशित किया जाता है, यानी इसे आवेशित किया जाता है। संधारित्र द्वारा संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी हमें निकालना क्या है, U बराबर क्वेश्चन मार्क। तो U बराबर जो फार्मूला होता है, U बराबर होता है 1/2 CV²। तो बच्चों हम यहाँ से ध्यान से देखें तो हमें क्या है, V का मान मालूम है, लेकिन मान किसका नहीं मालूम है, C का। तो हम लोग को किसका मान निकालना होगा, C का। तो जब आप C का मान निकालेंगे तो C बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है, C बराबर होता है ε0A/D। C बराबर ε0, ये देखें यही लगाएंगे तो ε0 का मान आपको मालूम होना चाहिए। तो ε0 का मान कितना होता है, 8.85 गुणित 10 पे घाते -12। तो लिखेंगे कि C बराबर 8.85 गुणित 10 पे घाते, C नहीं ε0 बराबर 10 पे घाते -12, ये हो गया, और गुणित इसका मान है ε0 का। A का मान देखें आप कहाँ निकाले हैं, A का मान आप कहीं निकाले हैं, देखें यहाँ 90 गुणित 10 पे घाते -4। तो लिखेंगे 90 गुणित 10 पे घाते -4, पूरे का बटा कर देंगे। D का मान आप ढूंढेंगे कि D का मान कितना पाएँ, तो पाएँ 2.5 गुणित 10 पे घाते -3, 10 पे घाते -3। तो ये निकल के आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हम इसको साफ करते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं, इसके बाद वहाँ कैलकुलेशन इसका कैसे करेंगे। तो अब आप यहाँ देखें C बराबर क्या लिखेंगे, C बराबर लिखेंगे, गुणा करें तो हो जाएगा 9 × 5 = 45 का 5, हासिल लगा कितना भैया 4, फिर 9 और 72, 72 4 76 का 6, हासिल लगा 7, फिर क्या करें 9 का गुणा करें 8 में, 9 और 72, 72 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 79। तो यहाँ लिख देते हैं कितना 79, 7, 9, ये हो गया। देखें दशमलव कितने अंक पर है, तो दशमलव यहाँ कितने अंक पर है, 2 अंक पर है, तो यहाँ लगा देंगे 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। और फिर देखें यहाँ पर एक ये 0 है तो हम उसको छोड़ दिए, वो 0 को ये इसका इसमें गुणा किए, और यहाँ 0 अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिएगा, ठीक। फिर गुणित 10 पे घाते यहाँ पे कितना है, 10 पे घाते -12, 10 पे घाते -12, और गुणित 10 पे घाते कितना है -4, 10 पे घाते तो यहाँ लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे 2.5 गुणित 10 पे घाते कितना लिख देंगे 10 पे घाते -3। अच्छा अब आप ध्यान से देखें, यहाँ दशमलव देखें, एक भाई कितने अंक, पूरा 2 अंक पे दशमलव होना चाहिए, 1 2, और हमने यहाँ पे 3 अंक पे लगा दिया था, तो हमें यहाँ पे क्या कर देना था, दशमलव को यहाँ रख देना है ना। तो ये हो गया 3 अंक पे दशमलव। अब हम लोगों को क्या करना होगा कि घात को हल करना है। तो अगर हमें इस दशमलव को हटाना होगा तो इसकी घात को और बढ़ा देना है। तो C बराबर कितना हो जाएगा 7, 9, 6, और यहाँ दशमलव लगा के यहाँ लिखेंगे, हम नीचे एक 0 बढ़ा देंगे दशमलव को काटने के लिए ताकि आसान हो जाए। 10 पे घाते ये कितना हो गया -16, और गुणित ये ऊपर, इसको ऊपर ले जाएंगे आप तो 10 पे घाते माइनस कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब पूरे का बटा कर दीजिएगा, लिखिएगा 25, यहाँ 2.5, एक 0 बढ़ा दीजिएगा, इसको इससे काट दीजिएगा और इसको इससे काट दीजिएगा। जब आप इसे काट देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो C बराबर कितना आएगा 7, 9, 6, 5, और गुणित 10 पे घाते यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा -13, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा भैया 25। ये तो आप इसको सीधा सीधा काट दीजिएगा, जब डायरेक्ट आप काट के चेक कर लीजिएगा तो आएगा लगभग में 319 गुणित 10 पे घाते -13। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और नज़दीक लाएंगे तो लिख सकते हैं C बराबर 31.9 गुणित 10 पे घाते -12 फैराडे। यह किसका मान है, C का। जब C का मान निकल के आ जाएगा, यानी कि आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जब C का मान निकल जाएगा तब हमें किसका मान निकालना होगा, C के मान को निकालने के बाद हमें U का मान चाहिए। तो U के मान को निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, U कैसे निकालेंगे। U का मान होता है, U बराबर होता है 1/2 CV²। तो 1/2 C का मान आप अभी निकालें कितना 31.9 गुणित 10 पे घाते -12, अगुणित V का मान आप देखें, V का मान यहाँ पे कितना है 400, तो 400 का स्क्वायर कर दीजिएगा आप, 400 का क्या कर दीजिए स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसको लिखेंगे 1/2 गुणित 31.9 और गुणित 10 पे घाते -12। तो बच्चों इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, और कितना 0 बढ़ाएंगे 4 0, 1 2 3 4 0। तो इसको लिख सकते हैं U बराबर, इसको जब भी आप काटेंगे 2 का 2 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 31.9 और गुणित ये -12 है, ये किसको कितना लिखेंगे आप 8, और गुणित लिख सकते हैं 10 पे घाते 4 और 10 पे घाते -12। जब इसको आप सॉल्व करेंगे इसका आप इसमें गुणा कर दीजिएगा, U बराबर तो 9 और 72 का 2, हासिल लगा कितना 7, हासिल लग जाएगा, और 7 क्या 9 का अब 8 का 1 में गुणा करेंगे 8, और 8 और 7 कितना हो जाएगा 8 7 15 का कितना लिखेंगे 5, और फिर एक हासिल बन जाएगा, और 8 3 24 और 1 25,
और गुणित इसको घटाएंगे 10 पे घाते कितना हो जाएगा -8, एक अंक पे दशमलव यहाँ लगा दीजिएगा दशमलव। तो जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो u बराबर कितना आ जाएगा, u बराबर आएगा 2,5 यानी 255.2 गुणित 10 पे घाते -8 जूल। आप इतना भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं 2 अंक आप इधर बढ़ा लीजिएगा, इसको 2 अंक यहाँ लिखेंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा 2.5 गुणित 10 पे घाते -6 जूल। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब हम लोग इसी प्रकार अन्य प्रश्नों पर बातचीत करते हैं।